अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नवाज़ शरीफ की शरीफ फैमिली के अहम अरकान के साथ जो पिंडी में एक ख़ुसूसी मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई है, किन मौज़ूआत पे बात हुई है, कितनी देर बात हुई है, ये एक्सक्लूसिव तफ़सीलात इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर ये भी शेयर करेंगे कि ये जो इलेक्शन के अल्तवा का खेल खेला जा रहा है, इसके पीछे कौन है, उसके टारगेट क्या हैं, उसके मकासद क्या हैं। और फिर हम ये भी बात करेंगे कि एंकर पर्सन मंसूर अली ख़ान की जो एक मुबैना तौर पर इदारे से मुलाकात हुई है, वो हुई भी है या नहीं हुई है, अगर हुई है तो किसके साथ हुई है, और जब ये सारी खबर फैल गई है तो उसके ऊपर रद्द अमल क्या है। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं, मेरे ख्याल है हम मंसूर अली ख़ान से। मंसूर अली ख़ान साहब जो हैं वो बड़े मारूफ एंकर हैं और एक तवील अरसा उन्होंने एक्सप्रेस में प्रोग्राम किया, अभी वो तो दूसरे चैनल में प्रोग्राम करते हैं और एक अच्छे एंकर समझे जाते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर जो एंकर पर्सनस हैं उनके बीच में उनकी एक अच्छी वर्थ है। लेकिन दो काम उन्होंने ऐसे किए हैं जिससे मुझे कम से कम ज़ाती तौर पे जो है वो इख्तिलाफ़ है। मतलब ये एक पेशा वराना मामला है, उनका मौक़िफ़ कुछ और हो सकता है, मेरा मौक़िफ़ कुछ और हो सकता है। लेकिन ये जो कुछ हुआ, मैंने उनका व्लॉग भी वो सारा सुना था, जिसमें उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इदारे से मुलाकात। और उन्होंने बहुत घुमा फिरा कर ये बात की और कहा, बताया कि जी वो इस तरह गए, मखसूस जगह पे पहुँचे, फ़लाँ जगह पे उनको ले जाया गया, फिर फ़लाँ जगह पे उनको ले जाया गया, फिर फ़लाँ के दफ्तर में बिठाया गया, फिर फ़लाँ के दफ्तर में बिठाया गया, फिर बात हुई, फिर इमरान ख़ान के बारे में बात हुई, फिर इलेक्शन के बारे में बात हुई, सारा कुछ उन्होंने जो है वो बयान फरमाया। अच्छा, मुझे ज़ाती तौर पे इस तर्ज़ जो सहाफ़त है उससे इख्तिलाफ़ है। उससे तर्ज़ सहाफ़त से इख्तिलाफ़ इसलिए नहीं है कि मंसूर अली ख़ान ने जो ख़बर दी है वो गलत है, या उसके जो मंदरजात हैं मुझे उनसे इख्तिलाफ़ है। मंदरजात तो ख़बर के होते हैं और वो ख़बर दुरुस्त होनी चाहिए, असल चीज़ तो ये होती है। लेकिन जो मुझे इख्तिलाफ़ है ना, वो इख्तिलाफ़ है ट्रस्ट का। कोई भी साफ़ी होता है, उसका जो बुनियादी जो काम होता है वो ये होता है कि उसका किसी के साथ कोई एतमाद होता है। मसलन आपने अक्सर लफ्ज़ सुना होगा, सहाफ़ियों से वो बात करते हैं हम लोग कि जी सोर्स ने हमें बताया, सोर्स हमारा हमारा बड़ा कन्फर्म है, और सोर्स जो है उसने कच्चा सोर्स है, पक्का सोर्स है, काउंटर चेक किया है, नहीं किया, इस तरह की बातें हम लोग किया करते हैं जितने भी जो पेशावर साफ़ी हैं। लेकिन जो इस सारी कहानी के अंदर जो मैं ये समझता हूँ कि जो एक सहाफ़ी की और एक रिपोर्टर की जो वर्थ होती है, वो ये होती है कि वो कितना है अपनी ज़बान का पक्का है, और कितना है ऐसा है कि वो अपने सोर्स को शो नहीं करता। क्योंकि जो ख़बर होती है वो सोर्स के थ्रू वो ख़बर ही होती है। लेकिन जब आप किसी से मिलते हैं, जब कोई मुलाकात करते हैं, तो फिर एक कमिटमेंट भी होती है, और वो होती है कमिटमेंट एतमाद की, कि जिससे आप मिल रहे हैं उसने अगर आपके ऊपर कोई एतमाद किया है तो आप उस एतमाद को कितना कायम रखते हैं। ये एक बुनियादी बात होती है जो किसी भी रिपोर्टर, किसी भी सहाफ़ी की जो वर्थ है उसको ज़ाहिर करता है, उसकी नज़र में जो उसको ख़बर दे रहा है, जो उसका सोर्स है, और बाकी भी सब लोगों की नज़र में। अच्छा, आपने देखा कि जनरल बाजवा साहब जब रिटायर हुए तो उसके बाद 2-3 साफ़ी दोस्तों ने उनको मुबैना तौर पे कोड करके काफ़ी सारी गुफ्तगू की। मेरे ख़्याल में वो नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए नहीं होनी चाहिए थी कि अगर जनरल बाजवा ने किसी के ऊपर एतमाद किया है तो उस एतमाद को तोड़ा नहीं जाना चाहिए था। और ये कोई भी शख्स है, अगर वो एतमाद करता है और उसको तोड़ा नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, मैं आपको एक छोटा-सा वाक़या बताता हूँ कि ये बात है ग़ालिबन बेनज़ीर भुट्टो जब प्राइम मिनिस्टर थी, पुरानी बात है। तो पिंडी प्रेस क्लब में एक दफ़ा डॉक्टर मिलिया लोधी तशरीफ़ लाई, प्रोग्राम मीट दी प्रेस में। प्रेस क्लब का प्रोग्राम है, वही पिंडी प्रेस क्लब का नाम बाद में इस्लामाबाद प्रेस क्लब हुआ, और आप वही प्रेस क्लब जो है वो नेशनल प्रेस क्लब कहलाता है। पिंडी इस्लामाबाद दोनों के जर्नलिस्ट जो हैं वो उसके मेंबर होते हैं। तो चूँकि डॉक्टर मिलिया लोधी उससे पहले द न्यूज़ अखबार की एडिटर थी, और प्रेस क्लब के प्रोग्राम मीट दी प्रेस में वो मौजूद थी। अच्छा, उन्होंने एक तो वो उनसे सवाल जवाब हुए जो कि ऑन द रिकॉर्ड हुए, जिसकी हम सब लोगों ने कवरेज की। उसके बाद जब वो मीट दी प्रेस प्रोग्राम ख़त्म हो गया, उसके बाद चाय पी गई, तो
वहाँ पे डॉक्टर मलिया लोधी ने कहा कि जी आप जितने जर्नलिस्ट हैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, आप सब मेरे लिए भाइयों की तरह हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि आप रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको जो फॉरेन पॉलिसी की बारीकियाँ उनका इल्म होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है, ये मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ ताकि आप फ्यूचर में अगर कोई ख़बर लिखें जिसमें फॉरेन अफेयर्स का तस्करा हो तो आपको इन बुनियादी बातों का पता हो। तो ये उनकी मैं समझता हूँ कि एक मेहरबानी थी डॉक्टर मलिया लोधी की। हम लोगों ने बड़ा लर्न किया जो डॉक्टर मलिया लोधी ने बताया। लेकिन एक रिपोर्टर साहब ने चूँकि उनको ये पता था कि ये खबर कहीं नहीं छपनी जो उनसे गुफ्तगू हुई है, क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड है, तो उन्होंने अपने अखबार जो उस वक्त भी एक अखबार जो नहीं है वो सनसनीखेज़ खबरों के हवालों से मशहूर था, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, अखबार तो अभी भी छपता है, तो उसके अंदर उन्होंने रिपोर्टर ने वो खबर छाप दी। और जिसके बाद डॉक्टर मलिया लोधी ने कहा कि मुझे ये अफसोस से कहना पड़ता है कि मैंने अपनी साफ़ी बरदरी पर एतमाद करके गलत किया है। तो वो जो एतमाद होता है ना, वो एक किसी भी रिपोर्टर या किसी भी सहाफ़ी का सरमाया होता है। अगर मुझे ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मौक़े आए हैं, मुझे अब 31 साल हो गए रिपोर्टिंग करते हुए, 31 साल पहले भी और आज भी बहुत से लोग होते हैं जो बड़े अहम पोजीशंस पर बैठे होते हैं, उनसे मुलाकातें भी होती हैं, उनसे गपशप भी होती है, उनके साथ खाना भी खाते हैं, उनके साथ चाय भी पीते हैं। वो हम पे एतमाद करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, हम अपना शेयर कर लेते हैं, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड ही रहती है। जब एक चीज़ तय हो गई कि ऑफ द रिकॉर्ड है तो फिर वो ऑफ द रिकॉर्ड है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, अब जो हमें ज़राए ने बताया, जब हमने अपने तौर पे पूछा कि यार ये मंसूर अली ख़ान ने मतलब एक वो कर दिया और उसमें उसने एक ऐसी चीज़ डाल दी कि जी इदारे से मुलाकात समझी जाए और पिंडी में मुलाकात हुई है। अच्छा, किसी ने उसको फ़र्ज़ कर लिया कि वो आर्मी चीफ़ से मुलाकात हुई है, किसी ने ये फ़र्ज़ कर लिया कि जी वो DGISI से मुलाकात हुई है, फिर किसी ने कहा कि नहीं DGISI से मुलाकात होती वो तो इस्लामाबाद में होती, वो पिंडी में ना होती। अच्छा, ये भी मैं थोड़ी सी आपको बता दूँ कि DGISI का ऑफिस तो लाज़िम बात है ISI हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है, लेकिन पिंडी में भी उनका कैंप ऑफिस है। बहरहाल वो इतनी बड़ी एक एजेंसी के सरबराह तो हो कि वो उनका ज़रूरत नहीं कि एक ही ऑफिस हो, एक से ज़्यादा दफातर भी उनके हो सकते हैं, और हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं है। तो पिंडी में मतलब सिर्फ आर्मी चीफ नहीं होते, और भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो पिंडी में वजारत दिफा भी है, पिंडी में DGI का भी मैंने आपसे कहा कि कैंप ऑफिस है, मैं DGISPR भी हैं, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर जिनसे मुलाकात हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो बात करने वाली है वो ये है कि अगर किसी ने आपको एक जर्नलिस्ट समझ के कि अच्छा यार एक अच्छा वेल नोन जर्नलिस्ट है तो इसको चीज़ों के बारे में इल्म होना चाहिए, और वो आपको मुलाकात के लिए इनवाइट कर लेते हैं, आप उनके साथ व्यूज़ शेयर करते हैं, तो वो फिर उसके बाद उस तरह की खबर आ जाना और फिर उस खबर को ऐसे सनसनीखेज़ अंदाज में पेश करना कि लोग ये सोचते ही रह जाएं कि ये किससे बात हुई है। या तो आप ये कह देना कि जी मेरी अपने सोर्सेज से बात हुई है कि जनाब जो है वो हमारे मुक़्तदर हलकों में ये सोच पाई जाती है, इमरान खान के बारे में ये सोच पाई जाती है, परवेज़ मुशर्रफ के बारे में ये सोच पाई जाती है, तो फिर तो ठीक था। लेकिन ये जो बीच में कहानी डाली गई ना, पिंडी में मुलाकात और साहब, और उन्होंने कहा कि आप मुझसे जो मैं आप ये समझें कि इदारा आपसे मुखातब है, तो ये कहानियाँ जो नहीं है वो मुनासिब नहीं होती। हमें ज़राए ने ये बताया कि जी कोई उनकी मुलाकात मतलब मुबैना तौर पे आर्मी चीफ से नहीं हुई, कोई उनकी मुलाकात DGISI से नहीं हुई, और ना ही इन दोनों के नंबर 2 से हुई। ये भी मैं आपको मतलब क्लियर कर दूँ। अच्छा, मुलाकात उनकी जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि उनकी मुलाकात DGISPR के साथ हुई है, और DGISPR का सहाफ़ियों से मिलना कोई गैर मामूली बात नहीं है। वो है ही इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के DG हैं। अगर वो आपके साथ ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात कर रहे हैं तो फिर आप उसको ऑफ द रिकॉर्ड रहने दें। फिर आप ये ज़िक्र ना करें कि आप किसी पिंडी गए, आप मतलब आप सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि जी मेरी बड़ी वाकफ़ियत है, मुझे बड़ा इनवाइट करते हैं लोग, तो मैं इधर पहुंचा तो उधर पहुंचा। जैसे नहीं वो जासूसी फिल्म में होता है, फ़लाँ जगह पे पहुंचा तो उधर से फिर आगे से यूँ चेकिंग हुई थी, तलाशी थी, फिर फ़लाँ कमरे में दाखिल हुआ तो फ़लाँ जगह पर बैठा तो मतलब ये सारी एक सस्पेंस क्रिएट करने के लिए किया गया। लेकिन हमारे ज़रिए का ये कहना है कि जनाब जो ये मंसूर अली ख़ान साहब ने व्लॉग किया है व्यूज़ के चक्कर में, उस व्लॉग का बहुत बुरा माना गया है कि मतलब आप एक पर्सनल ज़ाती गपशप को आप मतलब उठा के वो आपने ना सिर्फ दे दिया बल्कि ऐसे तरीके से दिया कि मतलब सभी लोगों को आपने मशकूक करके रख दिया कि यार पता नहीं उसने बात की है, उसने किया, किसने की है। तो ये मतलब एक मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँगा भाईजान, उन्होंने फिर बड़ा सख्त बुरा मनाया है। तो बहरहाल मंसूर अली ख़ान साहब जाने और वो जाने, लेकिन हमारा ये असूल है कि जी जो सोर्स है वो कभी उसके एतमाद को नहीं तोड़ना चाहिए। मेरा तो ज़ाती तौर पे यही असूल है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जनाब। खबर ये है कि इलेक्शन का डोल तो डल चुका है।
इंतखाबी मुहिम भी शुरू हो चुकी है, इंतखाबी निशान भी बढ़ चुके हैं। कहानी बीच में एक जगह फंसी हुई है सेनेट में। सेनेट में पहले भी एक पुरस्कार तौर पे 13-14 रखा है, इनकी मौजूदगी में करारदाद आ जाती है इलेक्शन मुलतवी करने के लिए। अब सुना है कि दोबारा कोई तैयारी हो रही है। तो इस सारे खेल के पीछे कौन है कि जब हमारे जो मुक़तदरा है वो भी कहती है जी 8 फरवरी को इलेक्शन है। आर्मी चीफ अमेरिका में भी कहा गया है कि भाई 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। हमारे चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं जी 8 फरवरी को इलेक्शन हो चाहिए, किसी को शक नहीं होना चाहिए। हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं जी 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है ना, वो काम भी कर रहे हैं उसके ऊपर। वही 8 फरवरी के शेड्यूल के मुताबिक ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आगे बढ़ता चला जा रहा है वक्त के साथ साथ। लेकिन ये पीछे कौन है, ये कौन खेल खेल रहा है? अब सारी उंगलियां जो उठती हैं वो फिर होता है मशकूक, अच्छा यार ये तो चेयरमैन सेनेट वहाँ था, तो ये तो बाप पार्टी के थे, और जो सेनेटर थे वो भी बाप पार्टी के थे, तो ये इसका मतलब है कहीं इसके पीछे पिंडी वाले तो नहीं है। एक मतलब डाउट क्रिएट हो जाता है ना। अच्छा, लेकिन जब हमने इसकी मज़ीद तफसील लगाई कि नहीं यार असल चक्कर है क्या, तो जो चक्कर पता चला वो कहता है ना, बंदा अपनी पाओ बेटी के लिए, अपनी पाओ बोटी के लिए जो है वो पूरा बैल ज़बा कर देते हैं। तो कुछ ऐसा ही मामला है कि जनाब अब चूँकि चेयरमैन सेनेट जो है, एक उनका नाम है सादिक सिंजरानी, उनकी मुद्दत भी अब ख़त्म होने वाली है मार्च में। अब हमारे से रह के ये कहने कि उनको परेशानी लगी है कि जनाब मैं अब क्या करूँगा, अब मैं तो फारग हो जाऊँगा, पहले तो चलते रहे ना। तो अब आगे जो नई हुकूमत बनेगी, नए सेनेटर मुंतखब होंगे, तो सिंजरानी साहब ने तो पहले कुछ नहीं है कि आगे वो चलें, क्योंकि जिनके सर पे वो चलते थे उन्होंने कहा जी हम तो मुदाखलत ही नहीं करते अब सियासत के मामलात में। तो सिंजरानी साहब का कहते हैं मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। सिंजरानी साहब ने पई अपनी जनाब। अच्छा, अब वो कभी एक चंद अपने दोस्तों को सेनेट में बुला के एक करारदाद मूव कराते हैं, कभी दूसरी करा देते हैं। उन्होंने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के कागजात भी जमा करवाए बलूचिस्तान से इलेक्शन लड़ने के लिए, फिर वो कौमी असम्बली के कागजात वापस भी ले लिए, विड्रॉ भी कर लिया। अब एक तो उनका ये है कि यार मुझे किसी तरीके से जो मैं या तो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान बन जाऊँ इलेक्शन के बाद, तो या मैं दोबारा चेयरमैन सेनेट बन जाऊँ, तो इसलिए वो इस तरह के काम करते फिर रहे हैं। अच्छा, उनको मुस्लिम लीग नून ने तो साफ जवाब दे दिया था पहले ही। उनका जी संजरानी साहब ने कोशिश की मुस्लिम लीग नून उनको कोई मतलब गोद ले ले या उनको पार्टी में शामिल करा ले, लेकिन वहाँ से उनको झंडी, उन्होंने कहा जी कोई संजरानी की जगह कोई नहीं हमारी पार्टी के अंदर। अब फिर उनका क्या हुआ, उसके बाद वो जनाब पीछे लगे आसिफ अली जरदारी के। अब जरदारी साहब ने उनको एक बड़ी महफिल में मतलब खज्जल कर दिया। उन्होंने पूछा वो किधर है फैज़, तुम्हारा फैज़ किधर गया? तो वो मस्त कहा जी वो आप तो है ना जी, वो नहीं है। तो बहरहाल जरदारी साहब मतलब एक उनकी तबा में ज़राफ़त भी पाई जाती है, लेकिन जो उन्होंने बात की थी संजरानी साहब से, अंदाज़ उनका लाइट सा था, लेकिन बात उन्होंने बड़ी गहरी की थी। खैर, अब हमारे ज़रा का ये कहना है कि जी अब वो दवाले हुए हैं इसके आसिफ अली जरदारी के। तो ये जो हरकतें करके ना, कभी 2-4 सेनेटरशिप करारदाद मूव करा दी, जब कोई नहीं है, कोरम भी पूरा नहीं, पास करा दी, फिर दोबारा तैयारी करा दी। चूँकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में जो है वो अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती थी, लिहाजा चीफ जस्टिस भी उनको नहीं कह सकते कि ना मैंने जब मना किया हुआ तो फिर आप इस तरह की क्यों हरकतें करते फिर हैं। तो वो उस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का आड़ लेकर जो वो कन्फ्यूजन फैला रहे हैं मुसलसल, और वो हमारे से रहेगा ये कहना है कि उस वक्त तक कन्फ्यूजन फैलाते रहेंगे जब तक कोई उनको ये नहीं कहता कि अच्छा यार तुम्हें हम दोबारा बनवा देंगे चेयरमैन सेनेट, या अच्छा आओ तुम्हें बलूचिस्तान में हम सीएम बनवा दें। तो वो एक रोला है जो उन्होंने डाला हुआ है, और इस सारी चाय की प्याली में जो तूफ़ान बर्पा किया उसके पीछे सादिक सिंजरानी है। मकसद उनका ये दोबारा चेयरमैन सेनेट बनना या वज़ीर आला बलूचिस्तान बनना। अब ये मकासद उनके पूरे होते हैं या नहीं होते ये एक अलग बात है, लेकिन ये सारा चक्कर वही है। अच्छा, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। खबर दी थी हमारे दोस्त सदीक साई साहब ने इसी चैनल पर, और उसमें ये बताया था कि ये जो चारों हज़रात हैं शरीफ फैमिली के मेन जो 4 लोग हैं, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहब और इसहाक डार साहब, इनकी पिंडी में एक मुलाकात हुई थी। और हमने कहा कि यार इसकी थोड़ी सी मज़ीद डिटेल पता की जाए, तो पता ये चला जनाब कि मुलाकात जो हुई थी वो तकरीबन 2.5 घंटे हुई थी। 2.5 घंटे जो मुलाकात हुई उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, और उन नवाज शरीफ साहब के साथ जो इम्पॉर्टेंट जो 2 चीज़ें थी वो डिस्कस जो हुई हैं। देखिए, मैं अल्फाज की बात नहीं कर सकता इसलिए कि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, हमने तो सोर्स से खबर देनी है। तो उनसे जो 2 बुनियादी नुकात हैं ना वो वहाँ पर जो नहीं बिल्कुल क्लियर हुए हैं। एक तो ये कि जब इलेक्शन के अल्तवा वाला ये जो खेल है, लाजिम बात है अगर सेनेट से खेला जा रहा है और वो लोग खेल रहे हैं जो पहले मतलब पिंडी के माया याफ्ता समझ जाते हैं, तो फिर कन्फ्यूजन तो पैदा होता है, बातचीत तो फिर होती है। तो वहाँ पर ये बात हुई कि जनाब ये क्या मामला है, इलेक्शन डिले शले वाला मामला। तो
कहा गया नवाज शरीफ साहब से कि आप अपनी राय दें, तो नवाज शरीफ ने कहा कि जनाब इलेक्शन तो फिर 8 फरवरी को ही होंगे, हम तो इलेक्शन लेट नहीं करना चाहते किसी भी सूरत में। तो फिर ये मतलब हुआ कि नहीं जी ठीक है, इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही हो रहे हैं, कोई आप इसमें कोई रुकावट भी नहीं है, इसमें कोई इबहम भी नहीं है। एक तो ये बात क्लियर हुई। दूसरी बात जो हुई कि जी नवाज शरीफ साहब ने बताया कि जी वो आइंदा जब इक़्तिदार में आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी इंटेंशन बताई है, उन्होंने बताया कि जी ठीक है, मुझे चाहे मेजॉरिटी मिलती है, 2/3 मिल जाती है, 3/4 भी मिल जाती है, लेकिन मैं जो हुकूमत बनाऊंगा इलेक्शन के बाद, तो वो जो हुकूमत होगी वो एक कौमी हुकूमत की तरह काम करेगी, वो सभी पार्टियों के मफादात को प्रोटेक्ट करेगी। मामला इस वक्त जो है कि मुल्क जो है इस वक्त क्राइसिस से किसी तरीके से निकला है, उस क्राइसिस को निकलने के लिए दिन रात काम करना है और सब लोगों को साथ ले करके काम करना है। तो ये जो 2 इम्पॉर्टेंट नुकात थे, ये उस मीटिंग के अंदर मुबैना तौर पे तय पाए हैं। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।